मैं कम इन। आइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए 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 बैठिए। थैंक यू सर। रूप सिंह, जी सर। आप तो पाली से हो? जी सर। हम्म। पाली में कहाँ से? पाली में रानी तहसील से। रानी तहसील। जी। रानी या रानीवाड़ा? रानीवाड़ा जालोर। आपने 2010 में सीनियर किया था जी सर। और बीए जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से जी। हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में किया और फिर आपने 2015 में जोधपुर से ही पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। जी सर। 2015 में पॉलिटिकल साइंस में एमए कंप्लीट करने के बाद जी फिर आपने क्या किया? सर, मैंने 2013 में ग्रेजुएशन किया था, साथ ही स्वयं पाठी एमए भी किया और 2013 बैच जो आरएएस की वैकेंसी थी उसमें आरएएस का मेंस दिया था जो 2016 में हुआ था, लेकिन हुआ नहीं इंटरव्यू कॉल। फिर मेंस दिया था? जी सर। वेरी गुड। फिर 16 वाली वैकेंसी में दिया था, उसमें भी नहीं हुआ। इस बीच में मेरा राजस्थान पुलिस में चयन हुआ था, लेकिन फिजिकल में फाइनली नहीं हो पाया और पटवारी का प्रीलिम्स भी किया था, मेंस में नहीं हुआ था। 2013 में मेंस दे लिया आरएस का, फिर 2016 में मेंस दिया और फिर कांस्टेबल का फॉर्म भी भर दिया। पटवारी भी बनना चाहते थे। स्पष्ट बताइए क्या बनना चाहते हो? सर, बनना तो आरएएस ही चाहता हूँ, लेकिन इस बीच में एक जॉब सिक्योरिटी के लिए कि बीच में कहीं कोई जॉब मिल जाए, अच्छा, तो एक परिवार को आर्थिक सहायता भी मिले, संबल भी मिले, लेकिन फाइनली लक्ष्य तो आरएएस का ही है। कहीं ऐसा तो नहीं जब संकल्प में कभी विकल्प आ जाता है? जी। संकल्प आपका क्या है? आरएएस में। इसमें विकल्प आ गया बीच में, जी। तो आप इस संकल्प में विकल्प को अवरोध मानते हैं या फिर? जी सर, संकल्प होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विकल्प भी होना चाहिए ताकि एक कहीं भी ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे पास सहारा होता है। आप क्या कहना चाहते हो? आज का जो एक विद्यार्थी है जो 2021 में आरएएस की एग्जाम देना चाहता है, जी, तो क्या उसे आप कहना चाहोगे कि साथ में पटवारी का फॉर्म भी भर दो? नहीं सर। आप क्या सलाह दोगे? सर, मेरे अनुसार तो आप फोकस एक ही रखिए, लक्ष्य जैसे। यही मैं बोल रहा हूँ कि आपका संकल्प आरएएस बनने का था जी, और आपने संकल्प में विकल्प पैदा कर दिया, ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन आरएएस में हुआ, आज आप इंटरव्यू दे रहे हो, वेरी गुड। आपने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया? जी सर। मेंस किया? जी। मेंस के जो चारों पेपर हैं जी, उन चारों पेपरों में एथिक्स आता है। जी सर। कहाँ आता है एथिक्स? कौन से पेपर में आता है? एथिक्स पेपर 2 में आता है। पेपर 2 में। जी जी। और लोक प्रशासन? पेपर 3 में। खेल विधि? ये भी पेपर 3। तो फिर समाज शास्त्र किस में आता है? ये पेपर फर्स्ट में है। समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र सर, एक देखा जाए तो समाज और समाज में क्या व्यतीत हो रहा, क्या घटनाएं घट रही है, तो समाज का एक विस्तृत अध्ययन किया जाता है और समाज के सारे पहलुओं को देखा जाता है। वर्ण और जाति, जी, ये दोनों एक है या भिन्न भिन्न है? भिन्न भिन्न। जैसे सर, वर्ण व्यवस्था में वर्ण जो कर्म के आधार पर वर्ण निश्चित होते थे, जैसे कोई राष्ट्र की रक्षा करने के लिए तो वो क्षत्रिय वर्ण, और कोई धर्म का पालन करना यज्ञ तो वो ब्राह्मण वर्ण ऐसे। लेकिन जाति में कुटिलता आई, वो वंशानुगत होती चली गई। हम पैसा कोई ऐसा राजनीति शास्त्र में जी विद्वान हुआ है जी जिन्हें हम थिंकर कहते हैं, जी सर, उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की एक परिकल्पना की जी कि आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए जी, लेकिन उन्हीं के शिष्य ने कहा कि ये आदर्श राज्य की स्थापना कभी संभव नहीं है जी। क्या आप नाम बता सकते हैं? सर, मैं गैस कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल गैस करिए। सर, अरस्तु ने, प्लेटो और अरस्तु ने ये बात। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। तो क्या प्लेटो के आदर्श राज्य को जी आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संग्राम के समय किसी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी ने जी वापस भारत देश में कि एक आदर्श समाज होना चाहिए जहां वर्ण अपनी जगह कार्य करे, जाति अपनी कार्य करे,
तो वो महान व्यक्ति की आलोचना होती है कभी कभी जी जाति और वर्ण को लेकर। जी कौन है? सर गांधी जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका पसंदीदा विषय कला संस्कृति भी है? जी सर। हैं? जी चलिए, तो आप ये काम करो, निहाल चंद जी ने कौन सी कला कृति बनाई थी? सर निहाल चंद ने बनी ठनी बनाई थी। बनी ठनी की खास दो विशेषता बताइए। सर बनी ठनी की खास विशेषता, इनके नाक पर एक गहना है, बेसरी गहना, तो वो बहुत ही आकृष्ट ऐसा लगता है। और जो उनकी नुकीली नाक और नुकीली ठोड़ी बहुत ही आकृष्ट है, इसलिए इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। भारत की मोनालिसा? जी। और यूरोप की मोनालिसा? सर यूरोप की मोनालिसा वो लियोनार्डो दा विंची ने वो क्या कल्पना थी लियोनार्डो दा विंची की, जिन्होंने मोनालिसा एक ऐसा चित्र बनाया, और क्या खास बात थी जो आज वो चित्र आज भी हर्षों साथ उत्साहित करता है, रोमांचित करता है? क्या खास बात है? सर अभी तक उस चित्र में जो जिस तरह से रहस्य क्या है? रहस्य यही है, रहस्यात्मक चित्र यह है कि वो मुस्कुरा रही है या एकदम चिंतन में बैठी है, कैसे नहीं, किधर मुस्कुरा रही है वो? जी ये इसके बारे में चित्र दिख रहा है, साहब को दिख रहा है मेरी तरफ मुस्कुरा रही है, मुझे लग रहा है मेरी तरफ मुस्कुरा रही है, साहब को दिख रहा है मेरी तरफ मुस्कुरा रही है, यही उनका रहस्य है। जी। अच्छा ये बताएं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था जी, उसका भारत की आजादी में कोई योगदान था क्या? जी सर, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हम कह सकते हैं कि इसका परिणाम हुआ तो विश्व में शक्तियों का ध्रुवीकरण है वो चेंज हो गया। तो उसके बाद इंग्लैंड उस स्थिति में था नहीं कि वो अपनी शक्ति सामर्थ्य के आधार पर साम्राज्यवाद और जो उनके उपनिवेश थे उनको मेंटेन कर सके। तो कहीं ना कहीं ये कारण देखा जाता है उनकी कंगाली के साथ कि भारत को इसे सपोर्ट मिला। और उसके बाद एक विश्व में लहर चली साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में, तो वो भारत जैसे देशों की स्वतंत्रता का समर्थन करती थी। ये जो अपना फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी का क्या योगदान था? सर गांधी जी का एक बहुत ही व्यापक योगदान हम कह सकते हैं। जैसे उन्होंने एक ग्राउंड स्तर पर आम जनता को जोड़ने के लिए आंदोलन किया, अहिंसक आंदोलन था। और इतने लंबे स्वतंत्रता संग्राम में उनकी एक रणनीति थी संघर्ष विराम संघर्ष की, जिसके माध्यम से आम जनता को जोड़े रखा और वो थके तो पुनः उनको संघर्ष के लिए तैयार करना, तो ये था। तो उन्होंने बहुत योगदान किया बहुत सारे आंदोलनों को। तो वो अहिंसक था हमेशा। जी। तो ये जो गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था कि करो या मरो, जी, वो कब दिया था? वो 1942 के। तो फिर वो जब अहिंसावादी थे तो ऐसा स्लोगन क्यों दिया उन्होंने? जी सर, उस समय ऐसी परिस्थितियां थी और साथ ही गांधी जी का ऐसा भी मानना था कि हिंसा को सहन करना ये भी एक प्रकार की हिंसा है, आंतरिक रूप से हम माने तो हिंसा का एक सीमा तक तो हो सकता है कि हम संयम धारण करें, लेकिन हिंसा जब ज्यादा हो तो उसका प्रतिकार करना चाहिए। तो मतलब हिंसा की जा सकती, हिंसा को दबाने के लिए हिंसा की जा सकती, उचित जायज ठहराया उन्होंने? नहीं सर, उन्होंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि हिंसा है, लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसमें परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिस तरह से गांधी जी जैसे जो बड़े बड़े नेता थे वो गिरफ्तार हो चुके थे, और जो पीछे नेतृत्व था जो कुछ नए लोगों के साथ हाथ में था, तो उनको देखते हुए उन्होंने ऐसा शायद कहा होगा। तो गांधी जी का एक वो है शहीद भगत सिंह जी को इन्होंने इरविन समझौता में प्रोटेक्ट नहीं किया था जी, उसका क्या कारण मानते हो आप? सर भगत सिंह जी सुखदेव राजगुरु का जो हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा तो होगा, लेकिन उनका जो मुख्य रूप से था कि जो गांधी इरविन समझौते की एक शर्त भी थी कि जो अहिंसक लोग थे और जिनको आपने कैद किया है तो उनको मुक्त किया जाए। लेकिन गांधी जी का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कतई, उन्होंने समर्थन तो किया ही होगा, लेकिन अंततः हो सकता है वो मांग उनकी मानी नहीं। ऐसा बताते हैं कि गांधी चाहते फोर्स करते तो वो मांग मानी जा सकती थी, तो ऐसा बताते हैं कि उन्होंने फोर्स नहीं किया। क्यों नहीं किया, कुछ आपको ध्यान हो? सर मुझे लगता है उन्होंने किया होगा, लेकिन ये भी एक कारण हो सकता है कि वो कोई ऐसी हिंसक आंदोलन के कारण कैद हुए थे। सर ये जो आपका रानी है जी, ऐसी, ये किसके ऊपर पड़ा हुआ है? कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका? सर कहते हैं कि यहाँ पर एक पहले एक किला था रानी, अभी जहाँ रानी उसके पास में, तो उसका नाम पहले सरदारगढ़ था।
तो वहाँ एक राजा था, तो राजा ने उसकी रानी का बर्थडे था, जन्मदिन। तो जन्मदिन के लिए कोई उपहार नहीं लाए थे, तो फिर रानी साहब ने कहा कि आपने मेरे लिए तो कोई उपहार भी नहीं लाया। तो फिर उन्होंने कहा कि ये अपना जो ठिकाना है वो आज आपके नाम से जाना जाएगा। अब इतिहास के और पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं। जी सर। तो इतिहास का पुनर्लेखन क्या होता है? सर कुछ विद्वानों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इतिहास के लेखन में कोई विचारधारा हावी रह गई है, तो इसका तटस्थ होकर जो वाकई में घटित हुआ है वो लेखन होना चाहिए। अभी ये हॉर्स ट्रेडिंग शब्द बहुत प्रचलन में है, मीडिया में आ रहा है। क्या है हॉर्स ट्रेडिंग? हॉर्स ट्रेडिंग सर, ये जो जैसे कि विधानसभा है या लोकसभा, सदन में कहते हैं कि सदन में कोई भी विधायक या संसद सदस्य हैं तो उनको खरीदने के लिए पैसों का प्रलोभन देना। तो इसको रोकने के लिए कौन से कानून अभी लागू हैं? दल बदल कानून है सर। तो फिर उससे ये नहीं रुक पा रहा? सर रुक पाता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ हॉर्स ट्रेडिंग में लिप्त है। हाँ, एक ये वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है सरकार की? जी सर, वैक्सीन डिप्लोमेसी ये है कि डिप्लोमेटिक तरीके से किसी देश को अपने पक्ष में करने या उन देश के प्रति क्या नीति होगी तो वो वैक्सीन के जरिए उन्हें पूरी करना। तो जैसे कि भारत का ये इसमें सुनने में आ रहा है, लेकिन जब भारत की बहुत बड़ी आबादी वैक्सीन से अभी कवर से बाहर है, जबकि भारत की जनता को कवर नहीं कर पाए और अपन बाहर वैक्सीन भेज रहे हैं, ये उचित है? सर जहाँ तक इसमें ऐसा है तो वैक्सीन लगाने के लिए भी एक पूरे प्रोटोकॉल है। जैसा कि अभी चल रहा है कि बुजुर्ग पहले फ्रंटलाइनर को लगाई गई, उसके बाद बुजुर्गों को लगाई जा रही है और उसके बाद 28 दिन के बाद दूसरी डोज। तो अभी जिन में है तो वो लगाई जा रही है। साथ ही हमें जो वैक्सीन मैत्री या डिप्लोमेसी के तहत विश्व के और भी देश हैं तो जहाँ भी गरीबी हैं उनको भी देनी आवश्यक है, क्योंकि ये महामारी ऐसी है कि पूरे विश्व में अगर एक साथ खत्म हो, अगर भारत में ही हो और दूसरे देशों में ना हो, तो जब भी ट्रैवल वगैरह हो तो लिप्त होने और संक्रामक होने की संभावना हो सकती है। ये हिंदू स्वराज के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या है ये सर, गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। क्या है इस पुस्तक का सब्जेक्ट? सर इसमें गांधी जी ने जो व्यक्ति हैं और व्यक्ति के जो 7 प्रमुख काम बताए हैं, उसमें कहा है कि अगर वो काम उसके बिना हो तो वो पाप है, जैसे बिना बलिदान के कर्म, ऐसा कुछ है। ये फांसीवाद और नाजीवाद, इन दोनों विचारधाराओं में क्या समानता है, क्या इनमें अंतर है? सर समानता की अगर बात करें तो दोनों हैं, वो एक राष्ट्रवाद, नेगेटिव राष्ट्रवाद जिसे हम कह सकते हैं, जो उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है तो उसमें और अपनी जातीयता की सर्वश्रेष्ठता पर आधारित है। यूएसएसआर के पतन के क्या कारण रहे और उसका क्या इम्पैक्ट आया? तो सर यूएसएसआर के पतन में देखें तो 1990 के दशक तक जो सोवियत संघ है उनकी आर्थिक बदहाली भी हो रही थी एक तरीके से, और इनके पतन स्वरूप 15 नए देश बने थे, छोटे छोटे। ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है? सर ट्रैक टू डिप्लोमेसी में जो शिखर वार्ता या होती है, इससे अलग जो कहीं जैसे कोई बुद्धिजीवी लोग हैं या सेलिब्रिटी लोग हैं दोनों देशों के, तो वो आपस में ऐसे मामले सुलझाते, आपसी संवाद करते हैं। रूप सिंह जी सर। लास्ट सवाल जी, आप में ऐसे कौन से गुण हैं जी जो एक प्रशासक में होते हैं? जी सर, प्रशासक में होने चाहिए वैसे गुण, एक तो सकारात्मकता। अच्छा जी, एक हार्ड वर्किंग, मैं किसी को काम करने के लिए कठोर परिश्रम भी कर सकता हूँ। एक धैर्य, संवेदनशीलता, एक सहयोग की भावना। आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत सकारात्मक हो, और कहीं अधीनस्थ कर्मचारी के प्रति आप बहुत ही सकारात्मक होते जा रहे हो, कहीं वो नुकसान कर देता हो? सर ऐसा आशंका रहती है कि काम करते हैं तो किसी से बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाता है जी। आरएस में योग जो एक सिलेबस जोड़ा है जी तीसरे पेपर में जी, योग का अर्थ क्या है? सर योग का शाब्दिक अर्थ देखे तो है जुड़ना, जुड़ाव, लेकिन ऐसे देखे तो चित्त वृत्तियों का निरोध। जो हमारे चित्त में या दिमाग में जो भी ऐसी वृत्तियां आती है तो उन पर संयम करना। योग की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है भारत में, कब से? सर योग की व्यवस्थित शुरुआत देखे तो महर्षि पतंजलि से। अच्छा, तो महर्षि पतंजलि आज उनकी प्रासंगिकता है या नहीं है?
आज सर बहुत प्रासंगिकता है योग की तो। उनके नाम का कोई कहीं पे बड़ा संगठन है भारत में? जी जी बिल्कुल सर, बाबा रामदेव जी एक हैं योगाचार्य, तो उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद करके बड़ा संगठन। भगवान शंकर जो हैं जी वो जिस मुद्रा में बैठे हुए हैं जी, क्या है, योग है या उनका बैठने का ही अंदाज है ये? सर भगवान शिव को आदि योगी भी कहा जाता है, तो वो मुद्रा है वो योग की लगती है। तो क्या पतंजलि से पहले भी भारत में योग था? जी सर, योग था। आदि योगी शिव जी को योग कहा जाता है, और फिर उन्होंने के सप्त ऋषियों को योग का प्रसार करने के लिए भेजा, लेकिन एक व्यवस्थित जो यम नियम से हम देखते हैं तो वो महर्षि पतंजलि जी से माने जाते हैं। ओके, थैंक यू। जी सर।